हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी विज़न। आज मैं आपके लिए लाई हूँ NIOS क्लास 12 का पेंटिंग का 3rd चैप्टर, अजंता एवं उत्तर अजंता चित्रकला। अजंता हमारे इंडिया में महाराष्ट्र में स्थित है और यह मोस्ट पॉपुलर प्लेस में से एक है। अजंता की गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। 1824 को इसकी पहली रिपोर्ट आई थी JE अलेक्जेंड्रा के द्वारा, पर इसकी खोज 1891 मद्रास रेजिडेंट अधिकारियों के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रकला के बारे में जाना था। इस पार्ट में हम अजंता और उत्तर अजंता की चित्रकला के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुप्त काल का उदय एक ऐसे समय में हुआ था जो सुव्यवस्थित, विकासशील, सुसंस्कृतिक था। विज्ञान एवं साहित्य के क्षेत्र में भी अद्भुत कार्य किया था। इसी कारण गुप्त काल को भारतीय कलाओं का स्वर्णिम युग कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा क्वेश्चन भी आ सकता है कि गुप्त काल को स्वर्णिम युग का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस वक्त विज्ञान, साहित्य का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा था, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्णिम युग का काल कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम केवल अजंता की गुफाओं के बारे में ही नहीं बल्कि अजंता की चित्रकलाओं के बारे में, उस वक्त के कौन कौन से राजा महाराजा हुए थे, उनके बारे में, किन किन चीज़ों का तेज़ी से विकास हो रहा था और कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था, हम इन सब के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम सन 320 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुए थे। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्ता काल के पहले शासक थे। 320 ईस्वी में सिंहासन पर ये आसीन हुए थे, जिन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी कुमार देवी से विवाह किया था इन्होंने। उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद किसके बागडोर संभाली? समुद्रगुप्त ने गुप्त वंश की भागदौड़ अपने हाथों में संभाली, तथा उसके उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रम द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुए। फ्रेंड्स, विक्रमादित्य का मतलब है वीरता का सूर्य। फ्रेंड्स, विक्रमादित्य के शासनकाल में ही कला, वास्तुकला, मूर्तिकला का बहुत तेज़ी से विकास हुआ था। विक्रमादित्य ने ही महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात जैसे क्षेत्रों पर ही जीत हासिल की थी। फ्रेंड्स, आपने जाना कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं हम। अजंता की गुफाओं के अधिकांश चित्र गुप्त व वाकाटक काल में ही बनाए गए थे, यानी कि अजंता की जो गुफाएं थी वो ज़्यादातर गुप्त और वाकाटक काल में ही बनाए गए थे। ये आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकृतियों अजंता की गुफाओं से ही है। अजंता की गुफाएँ महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले मुख्यालय से 60 मील उत्तर पूर्व में वाघोरा नदी, जो कि ताप्ती नदी की एक सहायक नदी है, के घुमावदार किनारे पर स्थित है। यह हमें इसका लोकेशन बताया गया है। इन गुफाओं का नाम यहाँ पास ही स्थित अजिंठा गांव के नाम पर पड़ा है, यानी कि अजंता की जो गुफाएं हैं वे किसके नाम पर रखा गया है? अजिंठा नामक एक गांव है, उसी के नाम पर रखा गया है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं लगभग 260 फीट ऊंची चट्टानी पहाड़ी को काट कर बनाई गई है। ये गुफाएं लगभग 540 गज लंबाई में फैली हैं। एक अधूरी बनी गुफा को मिलाकर यह कुल 30 गुफाएं हैं। मतलब अजंता की गुफाएं में कितने गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। इनमें से 5 गुफाएं हैं, 9, 10, 19, 26 व 29, ये इसके नंबर हैं। 6 तो गुफाएं हैं जिनमें पूजा अर्चना की जाती हैं। अन्य गुफाएँ विहार कहलाती हैं। विहार वो हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। अजंता गुफाओं की खोज 1891 ईस्वी में मद्रास रेजिडेंट के अधिकारियों ने की थी। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अजंता की गुफाओं की खोज 1891 में रेजिडेंट्स के अधिकारियों के द्वारा की गई थी। उनमें से एक मेजर जॉन स्मिथ थे। उन अधिकारियों में से एक कौन थे? मेजर जॉन स्मिथ। अजंता के संबंध में पहली रिपोर्ट 1824 ईस्वी में JE अलेक्जेंड्रा ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को भेजी थी। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने देखा कि अजंता का नाम अजिंठा गांव के नाम पर पड़ा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के 60 मील दूर वाघोरा नदी के किनारे पर अजंता की गुफाएं स्थित हैं। 500 गज लंबाई में फैला हुआ है। 260 फीट ऊंची चट्टानी पहाड़ी को काटकर यह बनाया गया है। कुल इसमें कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। 5 गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं जिनमें पूजा अर्चना की जाती है। विहार वो होते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु रहा करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने अजंता की गुफाओं के बारे में जाना है। अब आइए हम देखते हैं इसके चित्रों के बारे में।
अजंता में गुफाओं की दीवारों, छतों, खंभों आदि सभी स्थानों को चित्रों से अलंकृत कर दिया गया है। यानी कि अजंता की गुफाओं में जो दीवार है, छत है, खंभे हैं, सबको चित्रों से बनाया गया है। चित्रकारों ने यहाँ बौद्ध कला की महान वीथियाँ तैयार की है, जिनमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं में दृश्य, जातक कथाओं में वर्णित बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियाँ तथा पशु पक्षी, बेल बूटों मोटिफ चित्रित किए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो अजंता की गुफाओं के जो चित्र थे वो बौद्ध से रिलेटेड है। मतलब हमें बौद्ध के बारे में बता रहा है कि उनके दृश्यों को दिखाया गया है, उनकी जातक कथाओं के बारे में दिखाया गया है, उनके पिछले जन्मों की जो कहानियाँ थी, पशु पक्षियों के बारे में चित्रण किया गया है। प्रमुख जातक कथाएँ जिनका यहाँ चित्रण किया गया है वे हैं छदंत जातक, हस्ती जातक, वे संतर जातक, महाकपि जातक, मातृ पोषक और सम जातक। ये सब जातक कथाएं हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। भारत में बौद्ध कला तथा वास्तुशिल्प का एक अन्य अनुपम उदाहरण है मध्य प्रदेश में पाई गई बाघ गुफाएं हैं। ये गुफाएं मांडू से लगभग 50 किलोमीटर पश्चिम में एक चट्टानी लंबवत पहाड़ी में स्थित हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश में एक बाघ गुफाएं हैं जो बौद्ध के कला वास्तुशिल्प कला से रिलेटेड हैं। आइए हम आगे देखते हैं। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, ये एक बौद्ध चित्रकला है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। पहले ये आवश्यक है कि हम प्रसिद्ध चित्रकृति पतमपाड़ी बोधिसत्व के बारे में जानें। इसकी बुनियादी सूचना है, यह अजंता की सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय चित्रकृति है। इस चित्र में बोधिसत्व को अवलोकितेश्वर बोधिसत्व रूप में चित्रित किया गया है। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व करुण के अवतार हैं जिन्होंने विरोधी भाव से मुक्ति को धर्म ही माना है। यानी कि बौद्ध लोगों ने मुक्ति को ही धर्म माना है। बुद्ध, धर्म और संघ 3 रत्न माने जाते हैं। बौद्ध धर्म में सामूहिक जाप है, यानी कि वो जो जाप करते थे वो है बुद्ध शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये थे बौद्ध धर्म के सामूहिक जाप। आइए आगे चलते हैं। ये है बौद्धी चित्रकला जिसको बोलते हैं पदमपाड़ी बोधिसत्व। इस चित्र को आप अच्छे से देख लें, फिर हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, इसका शीर्षक है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर पदम बोधिसत्व। माध्यम है इसका भित्ति चित्र, टेम्परा चित्र, वर्णी विधि। काल है 5th सेंचुरी यानी कि 5वीं सदी ईस्वी का उत्तरार्ध। गुफा का क्रमांक है प्रथम। हर गुफा का एक अपना सीरियल नंबर होता है, वैसे ही इसका सीरियल नंबर है गुफा क्रमांक प्रथम। फ्रेंड्स, ये वर्ड्स थोड़े डिफ़िकल्ट हैं लेकिन हमें एग्जाम्स के लिए लर्न करना ही होगा। आइए इसके सामान्य परिचय देख लेते हैं। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर नामक यह प्रसिद्ध चित्र गुफा क्रमांक 1 ही पूर्वी दीवार पर चित्रित है। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर जो चित्र था वो केवल एक ही दीवार पर बनाया गया था, वो भी पूर्वी साइड। बोधिसत्व एक अत्यंत सुंदर और मोती जड़ित मुकुट धारण किए हुए तथा उनके काले बाल गरिमामय ढंग से नीचे लटके हुए हैं। उनके शरीर का ऊपरी भाग वस्त्र मुक्त है। फ्रेंड्स, इसमें हमें इस चित्र के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये चित्र कितनी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। इसमें बताया गया है कि ये चित्र बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एक दीवार पर बनाया गया है, सुंदर और मोती जड़ा हुआ है, मुकुट धारण किए हुए है तथा उनके काले बाल बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से लटक रहे हैं। उनके शरीर का ऊपरी भाग वस्त्र मुक्त है, कानों में स्वर्ण कुंडल तथा बाजुओं में बाजूबंद धारण किए हुए हैं। आप चित्र में देख सकते हैं बहुत अच्छे तरह से। उनकी आंखें आधी खुली हुई हैं, भौहें जिनकी सहायता से मुख मुद्रा के भाव दर्शाए गए हैं, सामान्य रेखाओं से चित्रित हैं। अजंता के चित्र अपने आप में परिपूर्ण फ्रेस्को नहीं हैं। मूल फ्रेस्को चित्रों में चित्रकारी उस समय की जाती है जब चित्रित की जाने वाली सतह धरातल पूर्णतः सूख न पाई हो। फ्रेंड्स, फ्रेस्को का यूज़ हम तब करते हैं जब पेंटिंग सूख न पाई हो और तब चित्र करते हैं, लेकिन अजंता की चित्रों में चित्रकारी टेम्परा अर्थात ड्राई फ्रेस्को पद्धति से की गई है और बुनियादी रंगों व सामग्री का प्रयोग किया गया है। ये शिल्प सूत्र में वर्णित 5 बुनियादी रंग है, यानी कि इस चित्र को बनाने के लिए 5 रंगों का प्रयोग किया गया है, जैसे लाल रंग, पीली मिट्टी, चिमनी, धुएं से तैयार, काला, नीला, चूने अथवा खड़िया से प्राप्त सफ़ेद रंग का भी प्रयोग इसमें किया गया है।
फ्रेंड्स, इससे पहले के चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि किस तरह से कलर्स लिमिटेड थे, लेकिन जिस तरह से टाइम पीरियड बढ़ता गया अब यहाँ पे कलर की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे लाल, पीला, काला, नीला, सफ़ेद रंगों का भी चित्र में प्रयोग होने लगे थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए सॉल्व करते हैं हम इसके कुछ पाठगत प्रश्न। क्वेश्चन 1 है, पद्म पहाड़ी बोधिसत्व चित्र चित्रित किया गया है किसमें? गुफा नंबर 1 में। सेकंड है, चित्र का शीर्षक अथवा विषय क्या है? तो चित्र का शीर्षक क्या था? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। आइए हम अपने नेक्स्ट चित्र देखते हैं। अप्सरा, जिसका नाम क्या है? अप्सरा। प्रिय शिक्षार्थियों, अब आप अजंता गुफाओं की सुंदर चित्रकृतियों में पाई जाने वाली महिला आकृति के बारे में जानेंगे। मतलब हम अप्सरा एक पेंटिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी बुनियादी सूचना है, अजंता की गुफाओं में बहुत सारी चित्रकलाएं हैं जिनमें से एक है अप्सरा। अजंता के चित्रकारों ने नारी सौंदर्य के अनेक रूप चित्रित किए हैं। इनमें सामान्य औरतें, राजघराने की स्त्रियां, दरबारी स्त्रियां, नृत्य याग्नाएं जो नृत्य करती थी उनको नृत्य याग्नाएं बोला जाता है, और अप्सराएं अथवा परियां सम्मिलित हैं। ये है अप्सरा की पेंटिंग। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आप इसको एक बार देख लीजिए। इसका शीर्षक क्या है? अप्सरा। माध्यम क्या है? भित्ति चित्र, टेम्परा। काल क्या है? 5th सेंचुरी यानी कि 5वीं सदी ईस्वी का उत्तरार्ध है। गुफा क्रमांक क्या है? 17 गुफा क्रमांक है। इसका सामान्य परिचय है, अजंता की चित्रकला के 6 अंगों पर आधारित है। ये अंग है रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना यानी कि सुंदर या शोभा का समावेश, सादृश्य यानी कि समानता, तथा वर्णिका भंग जो रंग संयोजन। अजंता के चित्रकारों ने मानव आकृतियों, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की आकृतियों की जटिलताओं को प्रदर्शित करने में पूर्ण दक्षता प्राप्त की है। इसका मतलब है कि उस समय के जो चित्रकार थे वो मानव आकृतियों को, पशु पक्षियों की आकृतियों को, पेड़ पौधों की जो आकृतियाँ होती थी उसको बहुत ही बेहतरीन तरह से प्रस्तुत किया है, तथा उन्होंने इनके चित्रण में अपार कल्पनाशील मतलब इमेजिनेशन। इन चित्रकारों को न केवल व्यक्तिगत आकृतियों के अंग व अनुपातों पर नियंत्रण था, बल्कि वे इन आकृतियों को सामूहिक रूप से भी सुंदरतापूर्ण ढंग से संयोजित करते थे। इसका मतलब है कि वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से चित्रकारी किया करते थे। अप्सरा नामक चित्र अजंता में चित्रकारों द्वारा बनाई गई एक श्रेष्ठ कृति थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तारीफ़े काबिल था। उसका शरीर गहरे भूरे रंग का बनाया गया था। उसके सिर पर एक अलंकृत पगड़ी थी, गले में मोतियां, हार तथा कानों में कुंडल के आकार की बालियां भी पहनी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों में वाद यंत्र लिया हुआ है, अपनी कलाइयों में सुंदर ढंग से उत्कृष्ट कड़े पहने हुए हैं। उसके स्वप्नी नल नेत्र अंध खुले हैं। आधे खुले मतलब आधे खुले हैं। मैं आपको चित्र दिखा देती हूँ। ये देखिए किस तरह से इन्होंने गले में मालाओं जैसे पहन रखा है और सर पे पगड़ी ले रखा है। आँख देखिए आधा खुला हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये सब है हमारी अप्सरा की पेंटिंग। आप इसमें देख सकते हैं जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब हमें पिक्चर्स में दिखाई दे रही है। आइए इसके पाठगत प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। पाठगत प्रश्न हमारा 3.2। फर्स्ट है माध्यम, इसका मेल होगा भित्ति चित्र। सेकंड है अप्सरा का वर्ण गहरा भूरा होगा। थर्ड है अप्सरा लिए हुए हैं कौन? खड़ताल। ये था हमारा पाठगत प्रश्न। अप्सरा का वर्ण है मतलब गहरे भूरे रंग से बनाया गया था। भित्ति, इसका माध्यम क्या है? भित्ति है। और अप्सरा लिए हुए क्या? खड़ताल हाथ में लिए हुए। आइए हम अपने नेक्स्ट पेंटिंग की तरफ चलते हैं। 3.3 बुनियादी सूचना है इसकी। छत की सजावट। छत की सजावट कैसे की जाती थी हम उसकी उन चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। बुनियादी सूचना है इसका। अजंता की गुफाओं की सज्जा चित्र तथा मूर्ति शिल्प दोनों ही विधाओं से की गई थी, यानी कि मूर्ति शिल्प के द्वारा भी बनाई गई थी, तथा कलाकारों ने छत की सज्जा को भी उतना ही महत्व दिया है जितना दीवारों के अलंकरण को। अर्थात छत को सजाने में ही बहुत ज़्यादा उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और बहुत ही सुंदर ढंग से छत को भी सजाया गया है। जिस तरह से दीवारों को सुंदर तरीके से सजाया गया है उसी तरह से छत पे भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। छत की सज्जा में मानव आकृतियों के साथ पशु पक्षी तथा बेल बूटों का भी प्रयोग किया गया है और छत को बुद्ध की आकृति से ढक दिया गया है। आप देख सकते हैं ये हमारी पिक्चर छत की सजावट कैसे इसमें बुद्ध की एक प्रतिमा दिखाई दे रही है।
आइए देखते हैं इसका शीर्षक क्या है। शीर्षक है छत की सजावट माध्यम है भित्ति चित्र टेम्परा। इससे पहले की भी जो चित्र हमने देखी थी उसका भी माध्यम क्या था, भित्ति चित्र और टेम्परा। काल 6ठी सदी ईस्वी का उत्तरार्ध। गुफा क्रमांक है इसका 2। आइए देखते हैं हम इसके सामान्य परिचय। चित्रकारी आरंभ करने से पूर्व चित्रकार चट्टान की सतह को तैयार करते थे। गुफा की छत तथा दीवारों पर सर्वप्रथम मिट्टी में चावल का भूसा, गाय का गोबर और गोंद मिलाकर तैयार किए गए गारे का लेप किया जाता था। इसके ऊपर चूने का लेप लगाकर उसे सावधानीपूर्वक चिकना किया जाता था तथा इस पर पॉलिश की जाती थी। इस प्रकार तैयार की गई सतह पर चित्रकारी की जाती थी। आकृतियों की ब्रह्म रेखाएं गहरे भूरे अर्थात काले रंग से चित्रित की जाती थी। जो आकृति का बाहरी भाग होता है जिसे हम आउटलाइन कहते हैं, तो वो आउटलाइन किससे की जाती थी, गहरे भूरे रंग से तथा काले रंग से की जाती थी, जिनमें बाद में सूखी सतह पर विभिन्न रंग भरे जाते थे। जब वो सूख जाता था उस पर सूखा रंग भरा जाता था। छत पर किए गए अलंकरण का यह एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है जो 6ठी सदी में बनाई गई गुफा संख्या 2 में है। गुफा की छत पर चित्रित किए पैनलों एवं बोर्डों में हंस, पक्षी और विद्याधर युगल, पवित्र शंख, कमल व कलिकाएं, कमल गट्टे और कमल नाल बनाए गए हैं। कमल का काली रूप, पूर्व विकसित कमल रूप तथा कमल पत्रों के विस्तृत संयोजन से चित्रकारों की अलंकरण हेतु विभिन्न कलात्मक पैटर्न रचित करने की क्षमता उजागर होती है। बुद्ध आकृति की पुनरावृत्ति मतलब जो बार बार आवृत होता है, जो रिपीटेशन बोलते हैं उसको, रचित यह एक सुंदर बुद्ध आकृति की पुनरावृत्ति से रचित यह एक सुंदर सज्जा है। अर्थात आपने जो पिक्चर्स में देखा बार बार बुद्ध की जो रिपीटेशन हो रही थी, बार बार एक बुद्ध की एक ही पिक्चर्स को बनाया जा रहा था, वो कितना ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। चित्रित पैनल अनेक वर्गाकार खंडों में विभक्त है, अर्थात वर्ग के आकार को दिया गया है। फ्रेंड्स, ये थी छत की सजावट। आपने देखा किस तरह से पहले चट्टान की सतह को तैयार किया जाता था। छत तथा दीवारों पर मिट्टी में चावल का भूसा, गाय का गोबर, गोंद मिलाकर उसको लेप किया जाता था। चूने का लेप लगाकर चिकना करते थे, फिर इसे पॉलिश किया जाता था, तभी जाकर इस पर चित्रकारी की जाती थी। फ्रेंड्स, आपने देखा कि आकृति की बाहरी की जो रेखा थी उसे काले भूरे रंग से चित्रित किया जाता था, फिर सूखने पर इनमें विभिन्न रंग भरे जाते थे। और किस तरह से आपने देखा कि 6ठी सदी में जो चित्र बनाई गई थी गुफा नंबर 2 में, गुफा की छतों पर किस तरह से बॉर्डरों में हंस, पक्षी, विद्याधर युगल, पवित्र शंख, कमल कलिकाएँ, कमल गट्टे, कमल नाल बनाए गए थे। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से पहले के टाइम में चित्रकारी की जाती थी। आइए हम अपने पाठगत प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाठगत प्रश्न 3.3 है 1 है छत की सजावट चित्रकृति में भित्ति चित्र माध्यम का प्रयोग किया गया है। किस माध्यम से किया जाता था? भित्ति चित्र। सेकंड है बड़े पैनल और बॉर्डर में पक्षी, विद्याधर युगल, पवित्र शंख आदि से रंगे गए हैं। आपको मैंने इससे पहले बताया था। आइए अपने नेक्स्ट चित्र की तरफ चलते हैं जिसका नाम है बाघ गुफा। फ्रेंड्स, आपको ये सब एग्जाम्स के लिए लर्न करने ही पड़ेंगे। थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसके वर्ड्स, बट लर्न तो करने ही पड़ेंगे। बाघ गुफा के बारे में हम जानेंगे। बुनियादी सूचना है इसकी। यद्यपि अजंता के चित्रकारों ने सामान्य जनजीवन के उत्सवों और एवं समारोहों का मनोहारी चित्रण किया है। फ्रेंड्स, इसमें अजंता के जो चित्रकार थे उन्होंने जो उस वक्त के सामान्य जनजीवन यानी कि जो लोग थे जो साधारण जीवन जीते थे, उत्सवों और समारोहों को मनोहारी चित्रण किया है। सामान्य रूप से देखें तो इनमें चित्रकार की गहरी निरीक्षण शक्ति का पता चलता है। अजंता में इस प्रकार की अनेक रचनाएं हैं जिनसे धर्मनिरपेक्ष जीवन प्रदर्शित होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देते बल्कि सभी धर्मों को समान मानते हैं। यह है हमारा चित्र जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको कहते हैं डांसिंग पैनल। फ्रेंड्स, इस चित्र का शीर्षक है डांसिंग पैनल। माध्यम में भित्ति चित्र। काल है हमारा 7वीं सदी ईस्वी। गुफा क्रमांक है 4, बाघ, मध्य प्रदेश। सामान्य परिचय देखते हैं। बौद्ध धर्म की समर्पित बाघ की 5 गुफाएं हैं। बाघ की कितनी? 5 गुफाएं हैं।
5 गुफाएं हैं। मध्य प्रदेश की धार, ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के धार जिले की कुक्षी तहसील में बाग गांव में लगभग 7 किलोमीटर दूर बाघिनी नदी के किनारे स्थित है। कितनी किलोमीटर दूर है? 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ भिक्षुओं के रहने के लिए विहार है। विहार जिनमें बौद्ध भिक्षु रहा करते हैं, जिनके मध्य में एक बड़ा हॉल है, जिसके पीछे हिस्से में एक बौद्ध स्तूप है। इसी हॉल के पिछले हिस्से में क्या है? बौद्ध स्तूप है। ये हॉल एक चैत्य है। चैत्य किसे कहते हैं? जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, जो पूजा अर्चना हेतु प्रयुक्त होता है। इन सभी 5 गुफाओं में चौथी गुफा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसे रंग महल कहा जाता है। यानी कि 5 गुफाओं में से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुफा कौन सा है? रंग महल, जिसे क्या बोला जाता है? रंग महल। बाघ गुफाओं में चित्रित प्रसिद्ध चित्र की शैली अजंता की गुफा क्रमांक 1 और 2 में बने चित्रों के समान है, परंतु बाघ गुफाओं के चित्रों में आकृतियों को अधिक दक्षता से दिखाया गया है। बाघ की जो गुफाओं के जो चित्र हैं उसको अधिक दक्षता यानी कि बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है। मानव आकृतियों की शारीरिक भंगिमाएँ और उनका संयोजन बहुत ही कलात्मक है। इन चित्रकृतियों में दरबारी नर्तकों के प्रदर्शन को दिखाया गया है, यानी कि जो दरबार में जो नृत्य करते हुए लोग थे उनके प्रदर्शन को दिखाया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने देखा कि मध्य प्रदेश के धार जिले में कुक्षी तहसील बाग गांव से 7 किलोमीटर दूर एक भागिनी नदी के किनारे ये स्थित है। इसमें एक विहार है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं। एक बड़ा सा हॉल है जिसमें बौद्ध स्तूप बना है। ये हॉल एक चैत्य है जहाँ पूजा अर्चना की जाती है। 5 गुफाओं में से एक महत्वपूर्ण गुफा है जिसे रंग महल कहा जाता है। आइए नेक्स्ट डे देखते हैं। वास्तव में आज बाघ गुफाओं में जो चित्र देखने हेतु बचे हैं वह उस समय यहाँ की दीवारों तथा छतों पर की गई है। अपूर्व चित्रकारी की केवल एक झलक मात्र ही प्रस्तुत करते हैं। यहाँ की कई चित्रकारी की शैली और इसके वास्तुशिल्प के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह बौद्ध गुफाएं लगभग 7वीं सदी ईस्वी में बनाई गई होंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो पेंटिंग्स थी ये 7वीं सदी ईस्वी में बनाई गई होंगी, परंतु यहाँ से प्राप्त एक ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार यहाँ की 3 गुफाएं 4वीं और 5वीं सदी ईस्वी की हैं। वर्तमान में यह मूलतः बनी 9 गुफाओं में से 5 गुफाएं ही बची हैं, यानी कि पहले कितनी 9 गुफाओं का जिक्र हुआ है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि अब केवल 5 ही गुफाएं बची हैं। बाघ गुफाओं के खंडहर चट्टान को काटकर बनाए गए प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प के अपूर्व उदाहरण के रूप में आज भी विद्यमान है, यानी कि वह खंडहर और चट्टानों के रूप में आज भी विद्यमान है। इस मनमोहन दृश्य के कारण ही यह गुफा रंग महल के नाम से प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, ये वही रंग महल है जिसके बारे में हमने इससे पहले बात किया था, जो 5 गुफाओं में से सबसे प्रसिद्ध गुफा थी। इस मनमोहन दृश्य के कारण ही यह गुफा रंग महल के नाम से प्रसिद्ध थी। इस चित्र में सुंदर अर्धनग्न नर्तकियां राज दरबार में विशेष नृत्य करती हुई दिखाई देती हैं। इसमें नर्तक मंडल एक वृत्ताकार में नृत्य करते हैं, करतालों से लय तथा पग ध्वनि मिलाते हैं। अर्थात जैसे आपने देखा होगा कोई परफॉर्मेंस होता है तो बहुत सारे लोग डांस करते हैं, म्यूज़िक बजता है। सो यहाँ पे वैसे ही कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। इस चित्र में युवतियों के केश विन्यास बाल होते हैं तथा रंग बिरंगे वस्त्र विशेष उल्लेखनीय हैं। अर्थात उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए हुए हैं, जिनमें लंबी बाहों वाली तथा फूल कढ़ी हुई ऊपर अधो वस्त्र पहनी है। बाईं ओर 7 युवतियों के मध्य में विशिष्ट वस्त्रों वाली एक नर्तकी नृत्य कर रही है। अन्य युवतियों में से एक मृदंग बजाने वाली के नग्न शरीर पर मृदंग लटकाने की डोरियां स्पष्ट दिखाई दे रही हैं तथा मृदंग के पास उसके बाएं हाथ की उठी हुई उंगली बड़ी ही कुशलता से चित्रित की गई हैं। निराले वस्त्रों में दूसरी और भी एक आकृति चित्रित है। इन दोनों को देखने से प्रतीत होता है कि ये दोनों कोई विदेशी महिलाएं हैं। इस चित्र से यह प्रतीत होता है कि राज दरबार में प्रशिक्षित नर्तकों का समूह होता था। इस समूह में विदेशी नर्तकियां भी होती थीं। फ्रेंड्स, ये कोई आम बात नहीं है। पहले राजा महाराजाओं के ये शौक़ हुआ करते थे, जो परफॉर्मेंस हुआ करते थे। पहले भी नाच गाने ढोल वगैरह ये सब होते थे, जो राजा महाराजा अपने दरबार में करवाया करते थे।
ये सब डांसिंग पैनल का जो चित्र है उसके बारे में बताया गया है। आप इस चित्र को ध्यान से देखकर अगर एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको आई होप कि क्लियरली समझ में आ जाएगा। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इजी बुक है, जो सिर्फ पेंटिंग्स को देख के हमें लिखना होता है बस। आप देख रहे हैं किस तरह से पेंटिंग्स को देख के यहाँ हर चीज़ लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे पेंटिंग पैनल्स के बारे में। आइए हम अपने पाठगत प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पाठगत प्रश्न का क्वेश्चन 1 है, बाघ गुफाओं में चित्रांकन की कौन सी पद्धति प्रयुक्त की गई है? तो टेम्परा का यूज़ किया गया है। सेकंड है, बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मैंने बताया था मध्य प्रदेश में। थर्ड है, बाघ में मूलतः कितनी गुफाएं थी? तो 9 गुफाएं थी टोटल। 9 गुफाएं थी जिनमें से केवल 5 बची थी। 5 में सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी गुफा थी? रंग महल। रंग महल सबसे ज़्यादा फेमस थी। फ्रेंड्स, ये थे हमारे डांसिंग पैनल के कुछ पाठगत प्रश्न। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। अजंता एवं उत्तर अजंता चित्रकला में हमने किस चीज़ों के बारे में सीखा है? अजंता गुफाएं। अजंता गुफाएं में जो प्रसिद्ध चित्र थी वो थी पद्म पाणी बोधिसत्व, जो गुफा नंबर 1 में थी। सेकंड है अप्सरा, जो गुफा नंबर 17 में थी। भीतरी छत सजाया गया था, जो हमने छत की डेकोरेशन देखी थी, वह गुफा नंबर 2 में थी। अब बाघ गुफा की जो प्रसिद्ध चित्र थी वह थी डांसिंग पैनल, जो हमने अभी अभी देखा है, वह गुफा नंबर 4 में थी। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस सॉल्व करेंगे पाठांत प्रश्न। क्वेश्चन 1 है, गुप्त काल को कला के इतिहास में स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको इसका आंसर बता दिया था, फिर भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि गुप्त काल को कला के इतिहास में स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में कला, साहित्य, संस्कृति, स्थापत्य में बहुत उपलब्धियां हासिल की थी। दूसरा है कलाओं को डेवलप करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए थे। और तीसरा है बहुत सारे योग्य शासक हुए थे, जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड। तो इसीलिए इस गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। सेकंड है अजंता के चित्र किस काल में बने थे? तो 5th सेंचुरी में, गुप्ता पीरियड में, वाकाटक काल में बने थे। थर्ड है कौन सा शासक विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था और क्यों? फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था क्योंकि विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने धारण की थी, जिसका मतलब होता है वीरता का सूर्य। विक्रमादित्य के शासनकाल में ही कला, वास्तुकला, मूर्तिकला का विकास हुआ था। महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र जैसे क्षेत्रों पर जीत भी हासिल की थी। फोर्थ है गुप्त काल के कौन कौन से चरण थे? तो वंशानुगत राजतंत्र ही शासन का प्रचलित प्रकार था। पिता के बाद बेटा ही उत्तराधिकारी बनेगा, ऐसे मान्यता थी। जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट पहले शासक थे, उसके बाद समुद्रगुप्त द्वितीय बने थे, फिर चंद्रगुप्त सेकंड बने। क्वेश्चन 5 है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। 6th है अजंता की गुफाओं की खोज कब और किसने की थी? 1891 में मद्रास रेजिमेंट के कुछ अधिकारियों ने इसकी खोज की थी, जिसमें से एक अधिकारी थे कौन? मेजर जॉन स्मिथ। क्वेश्चन 7 है अजंता में कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो अजंता में गुफाएं पाई गई थी और बहुत सारे चित्रकलाओं का भी वहाँ पे शो किया गया था, दिखाया गया था। छत, दीवार, खंभों पर भी बहुत सारी पेंटिंग्स को की गई थी। क्वेश्चन 8 है जातक कथाओं में क्या है? जातक कथाओं में बौद्ध की पिछली कहानियों के बारे में बताया गया है, जैसे उनका जन्म कब हुआ था, धर्म कैसे शुरुआत हुई थी आदि के बारे में इसमें बताया गया है। क्वेश्चन 9 है शिल्प सूत्र में कौन से रंग प्रयुक्त किए गए हैं? तो गेरू रंग और सफ़ेद रंग का इसमें प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन 10 है हमारा अजंता की दीवारों को चित्रकारी के लिए किस प्रकार तैयार किया गया था? तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि अजंता की गुफाओं में पहले जो छत हुआ करते थे, चट्टान हुआ करते थे, तो उसको बनाने के लिए चावल के भूसे भरे जाते थे, गोबर और गोंद से उसको लेप किया जाता था। चूने के पाउडर को लेप करके उसके बाद ही उस पर चित्रकारी की जाती थी। क्वेश्चन 11 है अप्सरा की त्वचा का रंग कौन सा था? गहरा भूरे रंग का था। क्वेश्चन 12 है अप्सरा अपने हाथ में क्या लिए हुए हैं? तो एक वाद्य यंत्र टाइप का कुछ लिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया होगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।